नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस विक्टर एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बिना टाइम बर्बाद किए मैं सीधा टॉपिक पे आना चाहूँगा। भौतिकी है जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, उसका पहला अध्याय प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैं अपनी ये क्लास देने जा रहा हूँ। तो इनकी जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रकाश। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं प्रकाश क्या है। तो ये देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जो सूर्य से जो आती प्रकाश की किरणें, ये जो सूर्य से जो आती प्रकाश की जो किरणें हैं, जो समस्त पृथ्वीवासियों को जो है ऊर्जा देने का काम करती है, और इसी से चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। तो ये एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है, जो सीधे हमारे रेटिना पर प्रभाव डालता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये मेरी आँखें हैं, ठीक है, और ये हमारी आंखें हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये कोई जो है वस्तु रखी हुई है। तो अब इन आँखों से इन वस्तु को देखने के लिए जो है बीच में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की। तो ये आँख जो है, ये प्रकाश की किरणें क्या होती है कि यहाँ से पहले वस्तु पर पड़ती है, ये आँख से होते हुए प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है, और पुनः इन्हीं वस्तुओं से प्रकाश की किरणें रिटर्न होकर फिर हमारी आँखों की रेटिना पर पड़ती है, तभी जाकर हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। और रात के चक्कर समय में क्या चक्कर होता है कि जब तक लाइट रहती है, हल्की फुल्की भी चीज़ें, तो हमें उतना ही जो है उसी हिसाब से दिखाई देता है। लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत क्लियर दिखाई देगा, लाइट कम होगी तो वो चीज़ें थोड़ी सी जो है ज़्यादा लाइट का अपेक्षा कम अच्छे से दिखाई देगी और धुंधली दिखती है। ये सारा चक्कर लाइट का है, ठीक है। तो रात के समय में जब हम पूरी तरह से लाइट बंद करके सोते हैं और अचानक हमारी आंख खुलती है तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है तो उनसे प्रकाश की किरणें तभी टकरा कर वापस हमारी रेटिना में लौटेगी जब प्रकाश होगा। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, मोबाइल की लाइट जलाते हैं या फिर हम अपनी घरों की बल्ब की स्विच को जब ऑन करते हैं तो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। बस चक्कर यही है कि लाइट जलाने से पहले प्रकाश वस्तु पे नहीं पड़ती है और ना ही ये रिटर्न होकर रेटिना पर पड़ती है, जिस वजह से हमको ये दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारे घर में जो बॉल वगैरह लगा होता है तो ये पहले वस्तु पे जाके प्रकाश डालती है और फिर जाके जो हमारी आंखों की किरणें जो है वस्तु पे पड़ के पुनः परावर्तित होकर हमारे रेटिना तक पहुंचती है, तभी हम उनको देख पाते हैं। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वह कारक है जो हम किसी भी वस्तु को इसी की वजह से देख पाते हैं। प्रकाश ना हो तो शायद हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज़ है परावर्तन, जिसकी अंग्रेजी रिफ्लेक्शन होती है। तो परावर्तन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है लौटना, मतलब रिटर्न होना। जब कोई भी चीज़, जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें इस वस्तु पे पड़ी और फिर जाके ये रिटर्न हो गई, तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो प्रकाश यानी सूर्य की किरणें जब किसी भी वस्तु पर पड़ती है और पुनः जब वापस लौट जाती है तो उठने की क्रिया को हम लोग कहते हैं परावर्तन। तो फाइनली इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रकाश की किरणों का किसी भी वस्तु से टकराकर पुनः वापस होना। तो अब ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत का अर्थ होता है माध्यम, ठीक है। जैसे आप भी तो प्रकाश जिस चीज़ से निकलती है, प्रकाश जिस चीज़ से बन के विस्तार होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाला। तो ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित, और दूसरा होता है मानव निर्मित। अब ये दो रूप में विभक्त गए, पहला प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक क्या है कि जिस प्रकाश स्रोत को ईश्वर ने बनाई है, यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जो प्रकाश स्रोत है उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये जो जुगनू है, भगजुगनू जिसको कहते हैं, तो देखे होंगे कि रात के टाइम में वो जो है जगमगाता हुआ हमको दिखाई दे जाता है। तो ये भी एक तरह का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, जो छोटा स्रोत है लेकिन है ये प्रकाश स्रोत, इसको कह सकते हैं। बात रही चंद्रमा, क्योंकि उनकी अपनी प्रकाश नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है और उसी का कुछ भाग जो है टकरा कर उससे वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यानी वो प्रकाश स्रोत नहीं कह सकते उसको। तो एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गई और दूसरी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया प्रकाश उत्पन्न करने वाली वे सारी स्रोत जिसे इंसान ने जिनका निर्माण किया हो, है ना, मानव ने जिनको बनाया हो, उसी को हम लोग कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे हो गए लालटेन हो गई, डिबिया हो गया,
टॉर्च हो गए, मोबाइल की लाइट हो गई, माचिस की तिल्ली को भी जब हम जलाते हैं तो उससे भी लाइट आती है। तो जो हम असंख्य चीज़ें हैं मानव ने जिनको बना रखी है जो प्रकाश को उत्पन्न करने का काम करता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, ये देखते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, वो हमने पहले ही समझ ली थी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, और इसी की सहायता से हम जो है चीज़ों को देखते हैं और हमारे जो पेड़ पौधों के जो बड़े होने की जो प्रक्रिया होती है, फल देने की जो प्रक्रिया होती है, ये पृथ्वी की बहुत सी सारी गतिविधियां इन्हीं प्रकाश के वजह से संचालन हो पाती है। प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन पूरा दुर्लभ हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए क्या है कि अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें मोम जो होती है वो पिघलकर प्रकाश उत्पन्न करती है, तो ये मोम किस में कन्वर्ट होता है, प्रकाश में। ठीक है, और अगर हम डिबिया की बात करें जो पहले हमारे घरों में लाइन न होने के पहले हमारे घरों में यूज होती थी, तो उसमें क्या होता है कि जो केरोसिन होती है वो संचित ऊर्जा के रूप में जो है केरोसिन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा में। केरोसिन जलती है और वह क्या होता है कि एक पलीता लगी हुई रहती है, तो पलीता के माध्यम से अगर हम ऐसे जलाएंगे तो पलीता तुरंत जल जाएगी, लेकिन उसको अगर हम क्या करते हैं कि तेल में डुबा देते हैं और उसकी छोटी सी नोक जो बोतल की ढक्कन होती है वहाँ लगा के माचिस की तीली लगा दे, तो एक हिस्से से, ये मान लीजिए मेरा एक डिबिया हो गया, ठीक है, कोई डिबिया हो गया, यहाँ पर हम केरोसिन की तेल भर रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी जो एक हिस्सा ये बाहर है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, तो जब हम यहाँ पे माचिस की लौ लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो केरोसिन भरी हुई है, तो इसके एक हिस्से से ये इसको अवशोषित करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ाता है और यही जलता है और इसी से प्रकाश उत्पन्न होती है। और जब तेल खत्म हो, हम लोग ये जो बाती कह सकते हैं, वो जलनी शुरू हो जाती है और प्रकाश निकलनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर केरोसिन किस में कन्वर्ट हो रही है, तो वो प्रकाश में कन्वर्ट हो रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक टॉर्च की बात करते हैं, ये मान लीजिए हमारी टॉर्च है और यहाँ हमारी 3 सेल बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर इसका स्विच है और फिर यहाँ से इसको ऑन करते ही क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। सॉरी, ये विद्युत ऊर्जा के फलस्वरूप जो है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी एक होल्डर हो गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉल लगाते हैं, यहाँ से 2 तार आती है और फिर ये बॉल जलने की जो है प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो मतलब ये है कि ये बॉल जो है ये विद्युत ऊर्जा के रूप में, ये टॉर्च विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करता है कि विद्युत को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रकाश में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर क्या है कि केरोसिन जो है संचित ऊर्जा के रूप में केरोसिन प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक, वैसे ही चीज़ हो गई मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या करता है कि जो मोम है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का बना हुआ रहता है, तो ये मोम पिघलती जाती है और फिर ये क्या करता है, प्रकाश में जो है विभिन्न चीज़ों को हम विभिन्न तरीके से प्रकाश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है प्रदीप्त, जिसको हम लोग दीप्तिमान या इसको लुमिनस भी कह सकते हैं। क्योंकि या दीप्तिमान वस्तुएं क्या होगी कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हों, ठीक है, या प्रकाश उत्सर्जित जिस वस्तुओं के माध्यम से की जा सकती हो उसे हम लोग दीप्तिमान या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टॉर्च हो गई, तो टॉर्च क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है, लेकिन ट्रंक प्रकाश उत्पन्न करने का काम नहीं करेगा। मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, लेकिन हमारी कलम प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है। लालटेन प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, हमारी किताब प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती। तो जो चीज़ें प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उन चीज़ों को हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान यानी कि लुमिनस कहेंगे, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन वस्तुओं को हम लोग अदीप्तिमान या फिर अप्रदीप्त या नॉन लुमिनस जो है हम उसको कह सकते हैं। देखते होंगे हमारे यहाँ लुमिनस बैटरी चलती है, यानी वो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, इसलिए उसका नाम लुमिनस। तो कोई भी किसी भी वस्तु का नाम रखने के पीछे वजह होती है। लुमिनस इसलिए हो गई क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न करता है। अंतर्गत फिर से वही आ जाएगा, सूर्य जो है सबसे अच्छा जो है प्रकाश का स्रोत है, यानी प्रदीप्त और दीप्तिमान का सबसे बड़ा उदाहरण जो है आ जाएगा सूर्य। उसके बाद छोटी छोटी ढेरों सारी चीज़ें आ जाएंगी, तारे आ जाएंगे, उसके बाद जो जुगनू आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रकीर्णन है, जिसकी अंग्रेजी स्कैटरिंग होती है। प्रकीर्णन क्या होता है कि ध्यान से इसको समझेंगे कि दोपहर के टाइम में, ठीक है, जब हमारे घर का डिजाइन ऐसा हो कि चारों तरफ से रूम बनी हुई और बीच में हमारे जो है आंगन, तो वहाँ पर सूर्य की प्रकाश एक क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो आंगन में पड़ती है, ठीक है,
और जो हमारा रूम होता है कम कि सूर्य की प्रकाश पड़ती है आंगन में, ठीक है, तो वहाँ की चीज़ें तो पूरी क्लियर दिखाई देती है, लेकिन उसके आस पड़ोस की जो चीज़ें वो भी हमें फ्रेश से दिखाई देगी। चक्कर क्या है कि चक्कर ये है कि मान लीजिए ये मेरे घर का आंगन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे रूम बने हुए हैं, तो जब सूर्य की प्रकाश यहाँ पर पड़ती है डायरेक्ट रूप से, तो कि आंगन में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो अपने क्षेत्र पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का जो है वो अवशोषित कर लेते हैं और फिर चारों तरफ उसे फैला देते हैं, और उसी फैलाए हुए प्रकाश की किरणों की वजह से ही आस पड़ोस की चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिस पर सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट रूप से ना पड़े। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरण, ठीक है, और फिर किरण पुंज। प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, ये भी एक बोर्ड में सवाल बन जाता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसे प्रूफ करें या साबित करें। तो इसके लिए हम एक टॉर्च लेते हैं, ये मान लीजिए हमारी एक टॉर्च है, ठीक है, ये हमारी एक टॉर्च हो गई, और टॉर्च जो है इससे जो निकलने वाली प्रकाश की यहाँ पे स्विच लगी हुई है, यहाँ पे मान लीजिए सेल लगे हुए हैं, तो जब हम क्या करते हैं इसको ऑन करते हैं, इससे निकलने वाली जो सूर्य की प्रकाश होती है, तो ये हम कैसे मान लें कि ये सीधी रेखा में गमन कर रही है? ये टेढ़ी भी हो सकती है, जाके इधर उधर मुड़ भी सकती है। तो इसके लिए हम दो पाइप लेते हैं। एक पाइप हम क्या लेते हैं कि टेढ़ा पाइप लेते हैं, तो टेढ़ा पाइप मतलब इस तरह से कर्व पाइप लेते हैं, और ये पाइप का मान लीजिए कि जो है दोनों छोर है, तो जब टॉर्च की रोशनी निकलती है तो या तो डायरेक्ट यहाँ पे या थोड़ी दूरी में हम क्या करते हैं कि पाइप के एक मुड़े हुए पाइप के हिस्से को इस रोशनी के समक्ष रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं क्या ये प्रकाश की किरणें इस तरफ से ये निकल रही है क्या, या फिर इसको हम डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं। तो पता चलती है कि बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा यहाँ से बाहर नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि इसका जो रास्ता होता है ये सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है, ये अपना रास्ता बदल नहीं सकता है, रुक जाएगा चलेगा लेकिन अपना रास्ता ये जो है बदल नहीं सकता है। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये यहीं पे आके टकरा के यहीं पे समझ लीजिए कि जो इसका विराम हो जाता है, और ये इस रास्ते पे चल ही नहीं सकता क्योंकि अपना गुण नहीं बदल सकता। और वही हम क्या करते हैं कि एक पाइप को हम सीधा ले लेते हैं, एक पाइप को जब हम सीधा लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, ये मान लीजिए हमारी दूसरी पाइप थी, तो संपूर्ण प्रकाश की किरणें इधर से आके निकल जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसकी सीध में हम कोई भी जो वस्तु को रखेंगे जो पाइप की तरह से हो, तो वह उसको चीरते हुए दूसरी छोर पे निकल जाएगी, क्योंकि इनको गमन करने में दिक्कत नहीं होती है, प्रवाह होने में इनको दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए ये जो है एक छोर से होकर दूसरे छोर तक पार कर गया। इससे ये साबित होता है कि सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि पानी की धार की बात करते हैं, अगर यहीं से पानी की प्रवाह होती तो हम क्या करते कि कोई सीधी पाइप निकालते तो पानी इधर से निकल जाती, अगर कोई टेढ़ी पाइप निकालते तो पानी यहाँ से मतलब निकल जाती, क्योंकि उनके प्रवाह का कोई ठिकाना नहीं है, जिधर उसको रास्ता मिलेगा उधर से वो निकलनी शुरू कर देगा। लेकिन सूर्य के प्रकाश के साथ ऐसा नहीं, वो हमेशा सीधी रेखा में, सीधा रास्ता मिलेगा वो जाएगा, नहीं मिलेगा तो वहीं पे वो विराम दे देगा, आगे वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से फाइनली हम समझ लिए कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर है? अब किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश के जो किरणों के समूह है, बहुत सारे प्रकाश जब एक साथ एक जगह इकट्ठी हो जाए तो उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। ये कोई मैदान है, क्रिकेट का मैच हो रहा है रात के समय में, और चूंकि रात के समय में क्रिकेट का खेल होना है तो लाइट का होना बेहद ज़रूरी है, तो जगह पे पर लाइट लगाई गई है। जितनी भी हम लाइट की अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा जो फुल फोकस होता है वो मैदान की तरफ होता है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर कोई शादी विवाह है, यहाँ पर कोई स्टेज बनाई गई हो, या किसी नेता का जो है भाषण मंच बनाई गई हो, या कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, कोई जागरण वगैरह हो रही है, तो सबका यही काम होता है कि जहाँ भी लाइट होती है वो एक जगह आके यहाँ फोकस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ ढेरों प्रकाश की किरणें हैं, एक यहाँ से, 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 तो ये समस्त किरणों के समूह को ही हम लोग कहेंगे किरण पुंज, ठीक है, जिसकी अंग्रेजी बीम होती है। और इसको प्रकाश रे, इसको स्कैटरिंग कहते हैं, इसको नॉन लुमिनस, इसको लुमिनस कहेंगे, और इसको जो है एनर्जी ऑफ ए लाइट कह सकते हैं इसको। और ये प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स है, ये रिफ्लेक्शन, ये लाइट है, ठीक है, और इसको रिफ्लेक्शन। तो पुंज फाइनली तीन प्रकार के हो गए, अपसारी किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ये अपसारी, अप का मतलब होता है फैलना, अप का अर्थ होता है फैलना, ठीक है, या विस्तार होना, या विस्तार होना, फैलना या फिर विस्तार होना।
मतलब ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो है फैलती चली जाती है, विस्तार होती चली जाती है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारे सूर्य हो गए, तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, मान लीजिए जो इधर का जो देश है, इधर का जो देश है, तो ये हर जगह सूर्य की किरणें फैलती है। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रॉपर जो है एक ही जगह फैलेगी, ये चारों तरफ जो है, चारों दिशाओं की तरफ जो है फैलती चली जाती है। या हमारे घर में मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक बॉल मतलब कि जो है लगा रखे हैं, तो क्या है कि ये बॉल जो है पूरे रूम में इसकी रोशनी फैलेगी। अगर हम इस दीवार को तोड़ देंगे तो इसकी रोशनी बाहर नहीं, जहाँ तक इसकी कैपेसिटी हो गई है जो है वहाँ तक जाने की प्रयास करेगी। किरण पुंज हो गया जिसकी प्रकाश की किरणें फैल रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया हमारी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपसारी किरण पुंज है। फाइनली इसको हम कह सकते हैं ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो है निकलकर फैलती चली जाए, बढ़ती चली जाए, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है समांतर किरण पुंज। अब देखिए समांतर किरण पुंज का मतलब क्या होता है कि जो है मेंटेन रखना, इसको वह मेंटेन रखेगा, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मेंटेन रखना। जैसे मान लीजिए ये बस है, अब ये यहाँ पर जो दो लाइट लगी हुई है, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ है, क्योंकि ये हमेशा अपनी दूरी को मेंटेन रखेगा। इससे जो निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी, इससे जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें होंगी, ठीक है, मतलब इसकी जो प्रकाश की किरणें होंगी हमेशा बीच की दूरी को ये मेंटेन रखेगा। तो इस तरह की जो प्रकाश की जो दो किरणें, चूंकि ये भी किरण पुंज में किरणों की समूह है, तो इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। जितनी भी तरह की गाड़ियों में दो लाइट लगी रहती है तो वो सब के सब समांतर किरण पुंज के एग्जाम्पल हैं। दूरी मेंटेन रखते हुए जब प्रकाश की किरणें जो है आगे बढ़ती चली जाए, या प्रकाश की किरणों के समूह जो देखने को मिले, जो दूरी जो हमेशा बीच की दूरी को मेंटेन रखे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज का अर्थ है इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होना। जैसे देखिए ये यहाँ के एग्जाम्पल आ गए, ये कोई खेल का मैदान है, जितने सारे भी हम लाइट लगाए तो वो सारे लाइट की जो फोकस एक जगह होगी। जैसे रात के टाइम में मान लीजिए कि ये सड़क है, यहाँ पर जो है यात्रा हो रही, तरह तरह की गाड़ियाँ जा रही है, अचानक एक गाड़ी की यहाँ एक्सीडेंट हो जाती है, तो इससे होकर जितने भी सारे लोग आएंगे, अंधेरा है, तो क्या करेगा कि इस लाइट की जो फोकस होगी वो उसी व्यक्ति पे होगी, जो व्यक्ति जो है बेसुधा होकर के सड़क के किनारे पड़ा हुआ एक्सीडेंट होके, तो जितनी भी लाइट आएगी, जितनी भी जो है मोबाइल के लाइट जलेंगे, वो सब उसी व्यक्ति पे फोकस होंगे। यानी प्रकाश की किरणों का अन्य अन्य जगह से आकर एक जगह पर स्थापित होना होती है, उसी किरण पुंज के समूह को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो फाइनली अपसारी किरण पुंज क्या है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर निश्चित दूरी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जो अन्य अन्य हिस्सों से आकर किसी एक जगह पर केंद्रित हो, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य की प्रकाश, उससे सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में फैलती है। समांतर किरण पुंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गई कोई बस की जो दो लाइट होती है, वो हमेशा उस दूरी के उस किरण पुंज के दूरी को मेंटेन रखता है। तीसरा अभिसारी किरण पुंज खेल का मैदान हो गया, या कोई जो है स्टेज शो हो गई, कोई जागरण हो गया, नेता का कोई मंच का भाषण हो गया, तो वहाँ पर जो प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कह सकते हैं। तो पारदर्शी क्या है, दर्शी का अर्थ होता है देखना, दर्शी का अर्थ होता है देखना। ये जो पारदर्शी है, इनमें से जो दर्शी शब्द है, दर्शी का अर्थ होता है दिखना या देखना, दिखना, ठीक है। चलिए सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं जिस वस्तु से होकर पूरी आर पार कर जाएगी, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। चीज़ें ही है जो पारदर्शी का जो है गुण देखने को मिलेगा उसमें। जैसे एक हो गई हमारी हवा, एक हो गई हमारी हवा। आप देख रहे होंगे कि हवा जो है उसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। अब वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा, क्योंकि हम उसको तभी देख पाते जब प्रकाश की किरणें वहाँ तक गई, ये क्योंकि हमारे दोनों के बीच में क्या है, हवा है। तो हवा ये जो है पारदर्शी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। उसके बाद है कांच, कांच का अर्थ हो गया एक तरह से शीशा। आप देखिए कि शीशा भी
ऐसा नहीं कह सकते कि सभी शीशा पारदर्शी के अंतर्गत आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। हजामत की दुकान में, नाई की दुकान में जो शीशा वो पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी। लेकिन एक गाड़ी जो है, जितने सारे भी गाड़ी होते हैं उसके सामने जो लगी शीशा वो पारदर्शी, क्योंकि उससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार कर जाती है। क्योंकि वो नाई की तरह से अगर हम उसको लगा देंगे तो फिर थोड़ी देर के बाद लोग अपनी घर को नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर जो इसका भी एक समतल दर्पण जब पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि क्यों एक शीशा से होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है और क्यों एक शीशा से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती। ये रस्तीद वाला मैटर है कि उसमें चांदी की परत चढ़ाई जाती है और फिर उसको लाल या किसी अन्य गहरे रंग से उस पर लेप लगा दी जाती है ताकि प्रकाश की किरणें जो है समुचित रूप से परावर्तित हो जाए, इसकी किरणों को आर पार ना होने दे। तो पहले पारदर्शी था और ऐसा करने से वो अपारदर्शी बन जाता है। मतलब पारदर्शी का एक तरफ से हो गया, दोनों तरफ दिखना, प्रकाश की किरणों का आर पार हो जाना। जैसे हवा हो गई, कांच हो गई, तो वह कांच, वह शीशा जिससे प्रकाश की किरणें पार होगी, जिसमें रस्तित न किया हुआ रहे। और तीसरी चीज हो गई उसके बाद पानी, ठीक है, पानी। आप देखे होंगे कि जब एक बाल्टी को आप ले और बाल्टी जब पानी पूरी तरह से साफ़ हो, ठीक है, तो उसके पेंदी में अगर कोई चीज़ें रखी हुई हो, जैसे हम आलू धोते हैं या सब्जी वगैरह धोते हैं, तो क्या होता है कि जो पानी साफ़ रहती है तो उसके अंदर की क्या चीज़ें वो हमको दिखाई दे जाती है। बहुत अंदर तो दिखाई नहीं देगी, है ना, लेकिन कुछ लिमिट एरिया तक जो हमको जरूर दिखाई दे जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या, पारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो कांच हो गई, हवा हो गई, पानी, हमारे क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। अब देखिए अपारदर्शी क्या, ठीक इसका उल्टा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें जो है आर पार ना कर सके उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार कर जाएगी वो पारदर्शी हो गई, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाएगी वो हमारे हो जाएंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या हो गया, ढेरों सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे अपारदर्शी में, इसका तो कोई गिनती नहीं है। हाँ, ये जो किताब देख रहे हैं ये केमिस्ट्री की, ये अपारदर्शी, हम खुद अपारदर्शी हैं, ये बोर्ड अपारदर्शी, ये दीवार अपारदर्शी है। उसके बाद हम जो जितने तरह की भी दैनिक जीवन में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होती, वो सारी की सारी चीज़ें अपारदर्शी आ जाएगी। इसकी ढेर लंबी लिस्ट बन जाएगी, याद इनको रखना, ध्यान में इसको जो है सेट करके रखना। जैसे इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, दीवार ले लेते हैं, उसके बाद जो है कूट हो गई, उसके बाद ये अलकतरा हो गया। तो पारभासी, पारभासी का अर्थ होता है कि जिसमें दोनों गुण हो, थोड़ा गुण पारदर्शी का और थोड़ा गुण अपारदर्शी का। थोड़ा गुण पारदर्शी का मतलब कुछ हिस्सा आर पार कर जाए और थोड़ा गुण अपारदर्शी का मतलब कुछ हिस्सा आर पार नहीं करे। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूपेण आर पार कर जाए, पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी आर पार ना कर सके, अपारदर्शी। और वैसा मतलब पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणों का कुछ ही भाग जो है आर पार कर सके उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। जैसे लगा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच, कोई कांच है मान लीजिए, उसको घिस दीजिए, अब उससे देखिए तो थोड़ा ही दिखाई देगा। कोई कागज़ है बिल्कुल नहीं दिख रही, अब तेल लगा दीजिए तब उनको देखिए तो फिर जाके थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो घिसा हुआ कांच हो गई, तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, उसके बाद जो दूध है, रक्त है, उसके बाद घने कुहासा, कुहासा में भी चीज़ें थोड़ी बहुत दिखाई देती है और बहुत हिस्सा दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जो घने बादल हो गए, है ना, घने बादल में भी यही कहानी होती है। उसके बाद जो टिश्यू पेपर जिसको कहते हैं, या आँख की जो पलक होती है, जब ऐसे गौर से देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा और कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है। तो फाइनली तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, आँख की पलक, बैलून, बैलून की भी यही कहानी होती है। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर है, टिश्यू पेपर है, और फिर जाके जो है रक्त है, खून है, घने बादल है, कुहासा है, ये सारी चीज़ें हमारी पारभासी के अंतर्गत आ जाती है। तो फाइनली हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है। आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी कोई आईना है, ठीक है, ये हमारा कोई दर्पण है, आईना है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आप देखे होंगे अक्सर कि लोगों को मतलब बचपन के दिनों में हम ऐसी एक्टिविटी किया करते थे कि हम क्या करते थे कि इस प्रकाश की किरणें जो है यहाँ जो आईने पर पड़ती थी, इसको इस तरह से हम रखते थे कि ये व्यक्ति के सीधे आँख पे जाके
मतलब पड़नी शुरू हो जाए। और जैसे जैसे ये आदमी आगे पीछे हो वैसे वैसे हम आईने की पोजीशन को बदलते तो इनको तंग करते रहते। तो और ये देखने का प्रयास करता भाई कौन हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो वो पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बचपन के दिनों में हम ये खेल आप सभी बहुत करते होंगे। तो इसमें चक्कर क्या है कि प्रकाश की किरणें जो है यहाँ आईने पे आके पड़ती है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें पीछे न जाकर इसी आईने से होकर टकरा के जहाँ हम इनको जिस पोजीशन पर रखेंगे तो उसी पोजीशन पे ये मतलब कि जो है रिटर्न होती है। तो कुछ नियम का पालन करते हुए, ऐसा नहीं कि जहाँ जी चाहे वहाँ, बिल्कुल नियम का पालन, जितने डिग्री कोण से ये आ रहा उतने ही डिग्री कोण से ये जाएगा। क्लियर है? तो जिस नियम से प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण पर या किसी भी वस्तु पर पड़कर पुनः वह परावर्तित हो जाती है, जो लौट जाती है, उसी लौटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अर्थात प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए वहाँ से वो रिटर्न हो जाती है, उसी नियम को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। और प्रकाश के लौटने की जो क्रिया है उसी लौटने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है आपतित किरण। ठीक है, आस्तित। अब रस्तित भी समझ लेते हैं कि जब तक इसको रस्तित नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरणें जो भी पड़ेगी ना वो मतलब वह रिटर्न नहीं होगी। जब रिटर्न नहीं होगी तो प्रकाश के परावर्तन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम इसको रस्तित करते। तो ये रस्तित जो है होता क्या कि इसमें चांदी की लेप लगाई जाती है, पतली परत, क्योंकि चांदी महंगी पड़ती है तो चांदी का जो खाद वगैरह होती है उसमें कुछ रॉ मटेरियल मिला के इस पर पतली परत चढ़ाई जाती है। अब चूंकि चांदी की पतली परत चढ़ाने की वजह से ही प्रकाश की किरणों का जो है परावर्तन होता है। अगर ये इस तरह से पड़ रहा है तो यहाँ से रिटर्न होगा, इसकी वजह कौन हो गई? ये रस्तित की अवभाग। तो कभी प्रकाश यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से परावर्तित होगी, यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से, इसीलिए इसके संपूर्ण भाग को जितनी जिस साइज का हम दर्पण या आईना लेंगे तो उन साइज पे जो है उसको रस्तित कर दिया जाता है और उसी हिसाब से उसकी पेमेंट भी ली जाती है। तो अब चूंकि चांदी की पतली परत चढ़ी है तभी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर वो परत हट जाए तो फिर वो रिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा, परावर्तित होना बंद हो जाएगा, फिर वो अवशोषित होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, लाल या किसी अन्य गहरे रंग से इस पर लेप चढ़ा देते हैं, या कोई भी गहरा रंग हो उससे हम इस पर जो है लेप चढ़ा देते हैं, ताकि ये चांदी की जो पतली परत है वो मेंटेन रहे, वह जो है यहाँ से अलगे नहीं और दर्पण अपना काम अच्छे से करते रहे। ठीक है, तो ये पतली परत हो गई चांदी की और उस पर लाल या कोई अन्य गहरे रंग का इस पर लेप है। तो अब क्या होता है कि जब कोई किरण, मान लीजिए ये सूर्य है, ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, दोपहर का टाइम है, ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस एरो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस एरो चिन्ह का। या मान लीजिए ये टॉर्च है, या हमारे घरों में लगने वाले बिजली के बल्ब है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे प्रकाश निकल के मान लीजिए कोई दर्पण पे पड़ रही है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्लियर है? अब देखिए, अब आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या है कि प्रकाश की किरणें जो है आपतित किरण जहाँ पर आके दर्पण से मिली है उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। तो ये बिंदु जो है ये हमारे हो गए आपतन बिंदु। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गए आपतन बिंदु और ये हमारी हो गई आपतित किरण, ये हमारी हो गई आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पर अब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है कि आपतित किरण जब पड़ती है तो जितने डिग्री कोण के साथ ये पड़ेगी उतने ही डिग्री कोण के साथ ये रिटर्न भी होगी। ठीक है, उतने ही डिग्री, अगर ये 60 डिग्री कोण पे पड़ रही है तो 60 डिग्री पे रिटर्न होगी, 40 डिग्री पे पड़ रही है तो 40 डिग्री पे। तो ये इस नियम का हमेशा पालन करेगी ये। ठीक है, और इसी लौट गई किरण को, अब इसके लिए हम इस एरो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो ये लौटी हुई किरण है इसी किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण माने प्रकाश की किरणें जो है जिस माध्यम से आकर, ये माध्यम माने हवा हो गया यहाँ पे, जिस माध्यम से आकर दर्पण से टकराती है पुनः उसी माध्यम में लौट गई किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद अभिलंब है। अब अभिलंब क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की सतह पर जो खींचा हुआ जो लंब होता है, खींचा हुआ जो लंब है, ये सीधे लंब का अर्थ सीधा होता है 90 डिग्री। जब भी कोई सीधी चीज़, कोई पड़ी चीज़ पे, यानी पड़ी रेखा पे जब खड़ी रेखा पड़े तो वो लंब और दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये हमारे अभिलंब हो गए। क्यों हो गए कि ये जो सतह है उस पर ये लंबवत किरण जो पड़ रही है उसी लंबवत किरण को हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो इसको हम लोग अभिलंब कह सकते हैं। ये हमारी अभिलंब हो गई, अभिलंब भी हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपतन कोण है। आपतन कोण क्या है
कि किसी बिंदु स्रोत से आती आपतित किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो बना हुआ जो कोण है, यह जो कोण है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसी कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ये जो हमारा कोण है ये है आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से जो है सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना हुआ यह जो कोण है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसी कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। फाइनली ये सारी चीज़ें हम लोग समझ ली। और अब जाके प्रकाश के परावर्तन के जो नियम के यहाँ पे लिख देते हैं, 2 नियम इनका। पहला नियम क्या है कि पहला नियम है आपतन कोण। आपतन कोण जो है यानी कि आई बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के यानी कि आर का। तो जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। अब मैट्रिक की परीक्षा में ये बात पूछी जा सकती है कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने, 60 का। परावर्तन कोण 75 का है तो आपतन कोण कितने का, 75 का। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताता है कि हमेशा आपतन कोण होगा बराबर किसके, परावर्तन कोण का। क्लियर है, ठीक है। इसका दूसरा नियम यह है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। अब इसको समझ लीजिए। ये आपतित किरण ये हो गई, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें। परावर्तित किरण ये हो गई, उसी माध्यम में लौट गई किरणें। और उसके बाद जो है आपतन बिंदु पर, ये हमारी आपतन बिंदु हो गए जो शुरू में देख लिए थे, इस पर जो डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। ये हमारी प्रकाश की जो है परावर्तन के 2 नियम हुए। तो फाइनली प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पहली जो चीज़ जानी वो आपतित किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और उसी बिंदु पर जब हम प्रकाश की किरणों का जो लौटना होता है, ठीक है, परावर्तित होना होता है, उसे हम लोग परावर्तित किरण, मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस दिशा में वो लौट जाती है, लौट गई किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु क्या हो गया, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से आकर टकराती है उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब क्या है कि दर्पण के किसी भी सतह पर जो खिंचा हुआ अभिलंब है उसी को हम लोग, खिंचा हुआ जो लंब उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं हम लोग। परावर्तन कोण क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण है उसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा जो नियम इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो फाइनली आज इतना ही रहने देते हैं, चूँकि क्लास लंबी हो रही है।